हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो यहाँ पे आप लोग का क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो आज का क्लास है पॉलिटी का क्लास। पॉलिटी में आज आप लोग मंत्रिपरिषद के बारे में जानोगे, तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो। यहाँ पे मंत्रिपरिषद से जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने से आप लोग को फायदा होगा कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे तो नहीं छूटेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे हो, नए हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना। तो आज बेसिकली आप लोग पॉलिटी का क्लास देखोगे। पॉलिटी के क्लास में आप लोग मंत्रिपरिषद देखोगे। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने अनुच्छेद जो बोला था 1 से 395 तक, तो वो सारा करवा रही हूँ। इससे पहले जो कि आप लोग जान रहे हो कि मंत्रिपरिषद का कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 76 में। उससे पहले अनुच्छेद 74, 75 मैंने पिछले वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। जैसा कि अनुच्छेद 74 के बारे में बताया गया था कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। उनकी तो उसका मंत्रिपरिषद का गठन की कौन से अनुच्छेद में है प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 74 में। लेकिन मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। उनका कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 74 और 75 के बारे में मैंने डीपली जानकारी आपको दी है, तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो वहाँ पे कि मंत्रिपरिषद क्या होते हैं, मंत्रिमंडल क्या होते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ एक छोटा सा रिवीजन के, जैसे कि मैंने आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 ये दोनों के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से बताया, तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। किसका होगा? मंत्रिपरिषद। और 75 में बताया गया कि मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होंगे, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर। उनका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 75 में। तो यहाँ पे अनुच्छेद 74, 75 का जिक्र न करके अनुच्छेद 76 के बारे में बताया जाएगा। तो अनुच्छेद 76 में क्या होता है कि महान्यायवादी का गठन का वो प्रावधान किया गया। किनके गठन का? महान्यायवादी। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि महान न्यायवादी क्या होते हैं, इनकी अहमियत क्या होती है, इनका मतलब कि इनका एजुकेशन क्या होता है, इनके पद के बारे में, सबके बारे में आपको पता होगा। उसके बावजूद मैं यहाँ पे आप लोग के लिए वीडियो लाई हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। यहाँ से भी यदि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन को आप सही करके आओगे। यहाँ पे हर एक MCQ क्वेश्चन आपका डाला गया है। तो आज के वीडियो में बेसिकली महान्यायवादी के बारे में जानोगे। और यहाँ पे बिहार दरोगा का टारगेट बैच भी स्टार्ट करवा दिया गया है। यदि आप बिहार दरोगा के टारगेट बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्द से जल्द ज्वाइन करो। जैसे यदि आपको टारगेट बैच में ज्वाइन करना है तो टारगेट बैच में ज्वाइन कैसे करें, ये भी क्वेश्चन उठेगा यदि कोई नए बच्चे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन कैसे किया जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो कि कैसे ज्वाइन किया जाएगा। तो टारगेट बैच में आपको इसका सुविधा क्या मिलेगा कि यहाँ पे डेली आपको होमवर्क मिलेंगे, 2 टॉपिक मिलेगा, उसका टेस्ट होगा। इसके साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट होगा, जैसा कि आपका बिहार दरोगा 2023 में एग्जाम होगा उस टाइप का यहाँ पे फुल लेंथ 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। उसके साथ साथ करेंट होगा, करेंट का पर डे का टेस्ट होगा, होमवर्क का टेस्ट होगा। इसके साथ साथ डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन। तो आप हमारे चैनल पे नए हो और आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो, यदि फ्यूचर में आपको 2 स्टार का सपना है कि 2 स्टार लेना है अपने कंधों पर, तो ज़रूर हमारे टारगेट बैच को ज्वाइन करो। कैसे ज्वाइन करना है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिए गए लिंक पे जाकर देख सकते हो। तो आज का क्लास तो पॉलिटी का क्लास है। पॉलिटी के क्लास में अनुच्छेद 76 के बारे में बताना है। 74, 75 आपका हो चुका है। 76 में महान्यायवादी है। महान्यायवादी के बारे में जानोगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं। तो महान्यायवादी की नियुक्ति की बात आएगी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। महान्यायवादी यदि अपना त्याग पत्र देना चाहेंगे तो किनको दे सकते हैं, तो
यदि त्यागपत्र देने का मन होगा, क्योंकि एग्जाम में देखोगे आप लोग को एमसीक्यू जो एग्जाम होता है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि नियुक्ति कौन करवाते हैं, त्यागपत्र किन्हें दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को। महान्यायवादी कहते किसको है, तो महान्यायवादी भारत सरकार का सलाहकार होता है, वो विधि अधिकारी होते हैं, वो संसद के सदस्य नहीं होते लेकिन संसद के बैठक में भाग ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही उनका एजुकेशन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। उनकी एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगी। यदि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि महान्यायवादी बनने के लिए, तो 5 वर्ष तक जज रहे हों, 5 ईयर तक जज, या 10 ईयर तक वकील, 10 सालों तक वकील रहे हों, या 5 साल तक जज रहे हों। तो इससे के आधार पे आपको क्या पता चलता है कि उनका एजुकेशन बहुत हाई होता है, इसलिए वो भारत के सलाहकार होते हैं, भारत सरकार के यदि पूछा जाएगा सलाहकार कौन होते हैं, तो महान्यायवादी होते हैं। भारत सरकार का विधि अधिकारी भी बोला जाता है। तो इनका एजुकेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इसके साथ साथ यदि आप देखोगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब का एजुकेशन नहीं होता है। वो एजुकेशन मतलब एजुकेटेड होते लेकिन उनका एजुकेशन की कोई संविधान में नहीं प्रावधान किया गया। लेकिन अब यहाँ पे जो महान्यायवादी होते हैं उनके एजुकेशन बहुत ये रहता है, क्योंकि उनसे जाकर राष्ट्रपति जाकर सलाह लेते हैं। तो महान्यायवादी के बारे में आज यहाँ पे हर एक छोटे से छोटे टॉपिक जानोगे। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो। इस वीडियो में मैंने जितना हो सके एमसीक्यू डालने की कोशिश की हूँ कि यदि आप हमारे ये वीडियो देख लेते हो तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलो आज महान्यायवादी के बारे में पढ़ते हैं। महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, ये महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी का जिक्र किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 से पहले जितने भी अनुच्छेद हैं सारे का मैंने जिक्र कर रखा है, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। राष्ट्रपति से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, जितने भी हो सके सब कर दिया गया। अभी 78, 79 सबका होगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको बताया जाएगा। तो आज महान्यायवादी का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं कि अनुच्छेद 76 में। इसके साथ साथ महान्यायवादी को क्या बोला जाता है, तो यह भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं, या सलाहकार होते हैं। विधि अधिकारी, भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं। यह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होते हैं। कानूनी सलाहकार होते हैं। तो इसे आप एक कॉपी में लिखने की कोशिश करो कि ये सारी जानकारी आपको इकट्ठे नहीं मिलेगा कहीं पे भी, तो आपको मिलेगा तो बहुत लंबा लंबा पॉइंट में मिलेगा। तो यहाँ से यदि आप पढ़ना चाहोगे तो आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने एक लाइन लिखा है, आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत सरकार के विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो महान्यायवादी। भारत सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होते हैं, तो महान्यायवादी। महान्यायवादी का जिक्र किसमें, तो अनुच्छेद 76। मतलब हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लाकर यहाँ पे डाला गया जो कि आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ नियुक्ति के बारे में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा नियुक्ति की चर्चा की जाती है कि भारत सरकार के जो सलाहकार होते हैं, मतलब कि महान्यायवादी, जिनका जिक्र अनुच्छेद 76 में किया गया, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है। तो नियुक्ति का जिक्र हो गया तो राष्ट्रपति करते हैं। यदि महान्यायवादी अपना त्याग पत्र देना चाहेंगे तो त्याग पत्र किनको देंगे? तो राष्ट्रपति को। त्याग पत्र किन्हें देंगे? राष्ट्रपति। सबसे ज्यादा इनकी योग्यता पूछा जाता है कि इनकी योग्यता क्या होती है। योग्यताएं मतलब कि ये तो भारत के सरकार के मतलब कि भारत के नागरिक तो हो ही हो, इसके साथ साथ ही या 5 साल तक जज रहे हो या 10 साल तक वकील रहे हो। तो ये 5 वर्ष तक 5 ईयर तक जज रहे हो या 10 ईयर तक वकील हो। तो यहाँ तक आपका तो क्वेश्चन जैसे कि ये भारत सरकार के विधि अधिकारी, नियुक्ति राष्ट्रपति, त्याग पत्र राष्ट्रपति को, योग्यता ये 5 साल तक जज रहे हो या 10 वर्ष तक वकील रहे हो किसी कोर्ट में। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ इनका कार्यकाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि कार्यकाल कितने साल तक होता है? तो इनका कार्यकाल होता है, आप लोग को मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब इच्छा अनुसार जब तक चाहेंगे राष्ट्रपति तब तक। तो यहाँ पे कार्यकाल के बारे में पूछा जाएगा कि उनका कार्यकाल क्या होता है। तो राष्ट्रपति के इच्छा तक, मतलब कि इच्छा से क्या मैंने बताया था? प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो प्रसाद पर्यंत यहाँ लिख देती हूँ। तो यदि इनके बारे में योग्यता में ही मैं लिखवा देती हूँ, ये संसद के सदस्य नहीं होते लेकिन संसद के हर एक बैठक में ये भाग लेते हैं। इसके साथ साथ जब ये निर्णायक मत देते हैं, निर्णायक मत क्या होता है? जब आपके मत इक्वल हो जाते हैं तो ये उसमें अपना मत दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे यह संसद के सदस्य नहीं होते हैं। यह संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन संसद के बैठक में भाग लेने तथा बोलने की अनुमति होती है। तथा बोलने की अनुमति प्राप्त होती है। बोलने की अनुमति प्राप्त होती है। इसके साथ साथ ये भी जानोगे लेकिन ये अपना मत नहीं दे सकते हैं, लेकिन यह अपना मत नहीं दे सकते हैं। इनका भारत में किसी भी न्यायालय में सभी कार्य क्षेत्र में भाग लेने का हक होता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ तक आपने क्या क्या देखा कि यह भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं, ये कानूनी सलाहकार होते हैं, अनुच्छेद 76 में इनका योगदान है, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, नियुक्ति की बात आई तो राष्ट्रपति, त्याग पत्र किसे देते तो राष्ट्रपति, उसके साथ साथ 5 साल तक जज रहे हो या 10 साल तक वकील रहे हो। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछा जाएगा क्या भारत के महान्यायवादी संसद के सदस्य होते तो वो संसद के सदस्य नहीं होते, संसद के सदस्य नहीं होते। संसद के बैठक में भाग लेते हैं या नहीं लेते? तो भाग लेने और बोलने का दोनों की अनुमति दी जाती है, लेकिन ये अपना मत नहीं दे सकते, अपना मत नहीं दे सकते हैं।
तो यहाँ तक आपने जाना भारत के महान्यायवादी के बारे में, जो कि यहाँ पे देखे होंगे कि महान्यायवादी का एक छोटा सा ये है। तो यहाँ तक तो आपने समझ रखा है कि क्या क्या होता है। तो आज आपने जाना अनुच्छेद 76 के बारे में, जिसे ज़्यादा पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा ही पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका क्रिएट कहाँ पे करता है। एक 5 साल तक जज रहे हो या 10 साल तक वकील रहे हो, इसके साथ साथ ही कार्यकाल। तो ये सारे चीज पॉइंट यदि आपका क्लियर रहेगा, क्योंकि महान्यायवादी से जुड़ा हुआ इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और इतना क्वेश्चन जो ये वाला यदि आप कवर कर लेते हो तो यकीन मानो आपसे एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो आप इतना तो करो ही, इसका MCQ भी लाया जाएगा यहाँ पे आप लोग का टेस्ट सीरीज की तरह। आपको हर एक चैप्टर से, जैसे कि महान्यायवादी हुआ, महान्यायवादी का क्वेश्चन बनाकर आपको डाला जाएगा कि आप वो उसका टेस्ट लगाओ। फिर उसके बाद आप लोग जानोगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। तो जब तक कि कोई भी टॉपिक पढ़ो और टेस्ट नहीं लगाओ तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं है। हर एक चीज़ पढ़ो, उसे लिखने की कोशिश करो। लिखने से बहुत सारे आपका डाउट क्लियर होता है जब आप लिखते हो, क्योंकि पढ़ लेते हो फिर कुछ चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो तो ये भूल जाओगे। तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप लिखो इसके साथ साथ। और यदि आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो जल्दी से हमारे टारगेट बैच में ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे अब सीट बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। यदि आप जल्दी से ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। वहाँ आपको ग्रुप के साथ तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर टारगेट बैच में ज्वाइन करो। इस टारगेट बैच में यदि आप नहीं जान रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखे गए लिंक पे आप यदि टारगेट बैच के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पे जाकर देखो कि कैसे टारगेट बैच में ज्वाइन करना है। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आगे की वीडियो में अनुच्छेद 77 और 78 के बारे में भी आपको पता चलेगा, फिर 79-80 के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहो, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो थैंक यू दोस्तों।